वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकेटी एजुकेशन। आज फिर सभी साथियों का स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, हड़प्पा प्राथमिक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा प्राथमिक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है या स्थित है? ऑप्शन पहला हमारा सिंधु, रावी, हिंडन नदी, झेलम नदी। ठीक है साथियों, हड़प्पा का पूछा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा ऑप्शन पहला सिंधु, रावी, हिंडन और झेलम। सही आंसर है हमारा रावी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? हमारी रावी नदी। साथियों बता दो हड़प्पा की खोज, साथी नोट करेंगे साथियों, हड़प्पा स्थल की जो खोज करी किसने? दयाराम साहनी। ठीक है साथियों, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, एक ट्रिक भी याद करने की, हरा। ठीक है, हरा है से हड़प्पा और रे से रावी। ठीक है साथियों, साथ ही मोहनजोदड़ो पूछा जाता है किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे साथियों? हमारी सिंधु। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, रावी नदी। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने करी साथियों? तो राखाल दास बनर्जी। किसने? राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की क्या हुई? खोज। हड़प्पा स्थल से हमें याद रखना साथियों क्या? स्वास्तिक चिन्ह। कौन सा? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह की जो साक्ष्य मिले कहां से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। एक बहुत ज्यादा मोस्ट है परीक्षा की नजर से, RH-37 कब्रिस्तान। क्या? RH-37 कब्रिस्तान। ये दोनों स्वास्तिक चिन्ह और RH-37 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से मिले हमें? हड़प्पा स्थल से। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और स्नानागार। सही है, विशाल स्नानागार। इस मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है साथियों, डेथ ऑफ वैली या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, जो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खोजा किसने? राखालदास बनर्जी। विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो, मौसी से तुम्हारा एक नंबर पक्का है। क्या? मौसी मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। सही है। हरा से हमारा क्या? हड़प्पा, रावी नदी। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? आलमगीरपुर। कौन सा साथियों? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। परीक्षा की नजर से अपने बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। कौन सा? आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे कहां? मेरठ। ठीक है साथियों, आलमगीरपुर कहां पड़ता है? हमारे उत्तर प्रदेश। और कहां? मेरठ। क्रांति नगरी, कैंची नगरी और 1857 की क्रांति का शुभारंभ भी मेरठ। स्पोर्ट्स का जितना सामान है वो सब मेरठ। नौचंदी मेला मेरठ। ठीक है साथियों, साथ ही याद रखेंगे जो कुछ चीज है ट्रिक के माध्यम से याद रखो। कंघा। क्या? कंघा। कैसे? कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर। कालीबंगन। हरा कंगा मौसी। मौसी से मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। हरा है से हड़प्पा, रा से रावी। कालीबंगन। ठीक है साथियों, कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो घग्गर। कौन सी? घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगन। साथ ही एक ध्यान देंगे साथियों, क्या? लोथल। कौन सा स्थल साथियों? लोथल का ध्यान देना है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल लोथल, जो जहाजों की गोदीबाड़ा, जहाजों की गोदीबाड़ा, जहाज या बंदरगाह। ठीक है साथियों, क्या? बंदरगाह के साक्षी है। कहां से मिले? लोथल से। लोथल किस नदी के किनारे साथियों? लोथल तो भोगवा। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। याद रख लेंगे। मौसी, लोभी। मौसी कैसी है साथियों? लोभी। लो से लोथल, भै से भोगवा, मौसी मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। हरा कंगा, लोभी, मौसी, हरा कंगा। ठीक है, बहुत सारे स्थलों को तुम इन्हीं से याद कर लो। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह की खोज या जहाजों की गोदीबाड़ी कहां से मिली हमें? लोथल, जो किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह
और RS-37 कब्रिस्तान। कालीबंगन किस नदी के किनारे? घग्गर। और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, या एक और नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को, लघु हड़प्पा। क्या साथियों? लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा के नाम से भी किसे जानते हैं हम? मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? मातृ प्रधान या पितृ प्रधान? मात्रात्मक, माता प्रधान थी किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में। ठीक है। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी हमारी सिंधु सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु सभ्यता, नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। ठीक है। इसके चारों छोरों का ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के चारों छोर, उत्तरी मांडा, उत्तरी मांडा नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणी प्रवरा नदी, दैमाबाद। ठीक है साथियों, दैमाबाद। पूर्वी आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के चारों छोर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, और पश्चिमी है हमारा सुतकांगे डोर। बहुत अच्छे, सुतकांगे डोर, जो किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क। ठीक है साथियों, दास्क नदी के। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के। और दैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? तो हिंडन। ये हड़प्पा सभ्यता है सिंधु सभ्यता के चारों छोर है, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, और साथियों पश्चिमी सुतकांगे डोर। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की नजर से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबको साथ ही साथ नोट करके चलना है। हाल ही में डुरंड कप, कौन सा कप साथियों? डुरंड कप। डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ठीक है, हाल ही में डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? साथ ही बता दो, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है साथियों? फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल निर्माण करता सबसे अधिक पाकिस्तान, नेहरू वाला देश भी हमारा पाकिस्तान। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। साथ ही संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी ये भी किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी भी हमारी फुटबॉल से। तो हाल ही में डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? पहला ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, केरल ब्लास्टर्स, मोहन बागान सुपर जायंट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा क्या साथियों? मोहन बागान सुपर जायंट्स। ठीक है, डुरंड कप 2023 फुटबॉल की एक ट्रॉफी है जो भारत में खेली जाती है। किस टीम ने जीती है? मोहन बागान सुपर जायंट्स। ठीक है, पूछा जाता मोहन बागान क्लब किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। ठीक है, ये पूछ लेगा मोहन बागान क्लब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीनों में टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? 11। ठीक है, डुरंड कप ध्यान देंगे कौन सी? फुटबॉल। और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, कौन सी दो नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है? कौन सी दो नदियों का उद्गम इस अमरकंटक से? कहने का मतलब है कौन सी दो नदी हमारी कहां से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक एक पर्वत का नाम है, चोटी का नाम है। अमरकंटक से कौन सी दो नदी निकलती हैं? पहला ऑप्शन है गोदावरी ताप्ती, दूसरा नर्मदा सोन, तीसरा चंबल बेतवा, चौथा कृष्णा और कावेरी। ठीक है, साथ ही बता दूं, देखो गोदावरी, गोदावरी का ध्यान देंगे हम, गोदावरी। ठीक है साथियों, दक्षिण भारत की गंगा, बहुत अच्छे, दक्षिण भारत की गंगा, या दक्षिण गंगा, या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से हम किसे जानते हैं? गोदावरी, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा, किस नाम से जानते हैं गोदावरी को? दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से। सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यही है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी गोदावरी, सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी भी कौन सी? हमारी गोदावरी। इसका उद्गम स्थल जानापाब पहाड़ी, महाराष्ट्र, जानापाब की पहाड़ी। और कहां से निकलती है? तिरुवकम गांव, महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र से। साथ ही ध्यान देंगे अगली नदी हम कावेरी, कावेरी नदी।
दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो 12 मासी बहती है साथियों। क्या पूरे साल लगातार बहने वाली एकमात्र दक्षिण भारत की नदियों का उदाहरण कौन सा? गोदावरी नदी, जो कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की चोटी। कौन सी साथियों? ब्रह्मगिरी की पर्वत चोटी से निकलती है हमारी कौन सी? कावेरी। साथ ही कृष्णा नदी कहां से निकलती है साथियों? हमारे कृष्णा नदी। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कृष्णा नदी पर भारत का कौन सा बांध स्थित है? कृष्णा नदी पर भारत का कौन सा बांध स्थित है? ठीक है, बांध परियोजना कौन सी कृष्णा नदी पर बनी हुई है? गोदावरी का, कृष्णा का ध्यान देंगे कहां से? महाबलेश्वर। कहां से साथियों? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? हमारी कृष्णा। ठीक है साथियों, नर्मदा और सोन, ये दोनों कहां से निकलती है? हमारी नर्मदा, सोन और ताप्ती तीनों नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पर्वत की चोटी से। ठीक है, नर्मदा, सोन, ताप्ती तीनों नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से। गोदावरी। साथियों गोदावरी पे ध्यान देंगे हम, एक परियोजना पूछी जाती है कई बार, जायकावाड़ी। बहुत अच्छे, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, महानदी। ठीक है, कमेंट करके बताना कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है। ठीक है, नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी। बहुत अच्छे। अलमाटी बांध आता है, एक अलमाटी बांध किस नदी पे? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में हमारा, कृष्णा नदी पे। ठीक है साथियों, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, इस कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है साथियों, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं हम? कावेरी को उपनाम है। और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। नर्मदा, सोन कहां से निकलती है हमारी? तो अमरकंटक से, ताप्ती है ना। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? गुजरात की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? नर्मदा। बहुत अच्छे, नर्मदा नदी। ठीक है, एक आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, साथ ही नोट करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा साथियों? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। और किसके द्वारा चलाया गया था नर्मदा बचाओ? मेघा पाटेकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेघा पाटेकर। कौन साथियों? मेघा पाटेकर। इनके द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ। और चिपको बचाओ आंदोलन पेड़ों से संबंधित है। नर्मदा बचाओ नर्मदा नदी से संबंधित है, जो गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं हम किसे? नर्मदा, सोन, ताप्ती तीनों कहां से निकलती हैं? अमरकंटक की चोटी से। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, यह चयन निम्नलिखित में से चयन कौन सा युग्म सही है? या निम्नलिखित में से, ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। दूसरा 38वीं समांतर रेखा चीन उत्तर कोरिया। तीसरा रेड क्लिफ रेखा भारत और श्रीलंका। चौथा शून्य रेखा भारत और पाकिस्तान। ज्यादातर उम्मीद करूंगा सभी साथियों को याद होगा कौन सा युग्म इसमें से सही है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। 49वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा चीन और उत्तर कोरिया। रेड क्लिफ भारत और श्रीलंका। शून्य रेखा भारत और पाकिस्तान। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कौन सा युग्म सही है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। 38वीं समांतर रेखा चीन तथा उत्तर कोरिया। तीसरा ऑप्शन है रेड क्लिफ भारत और श्रीलंका। चौथा शून्य रेखा भारत और पाकिस्तान। उम्मीद करूंगा सभी साथियों का आंसर ए होगा 49वीं समांतर रेखा। इन सभी रेखाओं में हमारा जो सही युग्म कौन सा? 49वीं। ठीक है, साथ ही नोट करा दूं बाहर, देखो 38वीं समांतर रेखा किन किन के बीच में? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में। नोट करेंगे साथियों, रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा करा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। साथ ही आती है एक मैकमोहन, कौन सी? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण कब हुआ? 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध भी कब चला साथियों? 1914 से 18। मैकमोहन भारत और चीन किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। ठीक है साथियों। अगली आती है हमारी 49वीं समांतर, जो आप सभी के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। ठीक है, दोनों किस महाद्वीप के? यूएस और कनाडा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा। ठीक है, एक आता है जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज के नाम से सीसा और जस्ता। सबसे अधिक कहां? सीसा और जस्ता, कनाडा। ठीक है, अखबारी कागज कनाडा, सीसा और जस्ता। दुनिया में सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है या किस देश की? सॉरी, भारत में राज्य की बात करें तो गुजरात, विश्व में बात करें किस देश की सबसे लंबी तटरेखा? 20-20-80 किलोमीटर, कनाडा। ठीक है साथियों, 20-20-80 कनाडा। राज्यपाल का पद हमने भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से लिया? भारत के संविधान में राज्यपाल का पद कनाडा। ठीक है, अमेरिका। गेहूं की मंडी साथियों क्या? विनिपेग, कनाडा। विनिपेग, गेहूं की मंडी भी कहां है? गेहूं की मंडी विनिपेग, कनाडा। ठीक है, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसी के साथ पूछी जाती है शून्य रेखा। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा? शून्य रेखा। ठीक है साथियों, एक आती है मैन रहीन रेखा। मैन रहीन रेखा ये किसके बीच में? रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस। रूस से अब तक कटकर कितने देश बन चुके हैं साथियों? 15 देश कट चुके हैं। 5 मध्य एशिया वाले, यूक्रेन भी किसका हिस्सा था पहले? रूस का ही। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज, और शतरंज खेल की जो शुरुआत हुई है या जन्म किस देश में हुआ? तो अपने भारत देश में शतरंज का जन्म हुआ। फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि, फिनलैंड को जानते हैं। ठीक है साथियों, एक आती है कौन सी हमारी? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में? उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया की राजधानी याद करेंगे। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। ठीक है साथियों, एक आती है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा कौन सी? 17वीं समांतर रेखा ये किसके बीच में है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा। ठीक है साथियों, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, 49वीं अमेरिका कनाडा, शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश, मैन रही रूस और फिनलैंड, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। एक आती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच में? जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है साथियों, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, मैन रहीन रूस और फिनलैंड। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में साथ ही साथ नोट करके चलेंगे। आ गया उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बजट से किस शहर में फार्मा पार्क बनाएगी? कौन सा पार्क बच्चों? फार्मा पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बजट से किस शहर में फार्मा पार्क बनाएगी? ऑप्शन पहला है मेरठ, दूसरा नोएडा, तीसरा ललितपुर, चौथा प्रयागराज। ठीक है साथियों, मेरठ, नोएडा, ललितपुर और प्रयागराज। तो आंसर है हमारा साथियों इसका क्या? ललितपुर। ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक, यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है? यूरेनियम का, तो ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। यूरेनियम का उत्पादन ललितपुर। प्लस भारत का एकमात्र ऐसा जिला, भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ललितपुर। यह उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य जो एक राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ, किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ यूपी का जिला ललितपुर, 3 तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा? ललितपुर। और किसके लिए फेमस है ललितपुर? यूरेनियम। और साथ ही ललितपुर में एक मंदिर है, कौन सा? दशावतार मंदिर। बहुत अच्छे, दशावतार मंदिर, दशावतार
मंदिर, ठीक है। दशावतार मंदिर कहां? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। दशावतार मंदिर जो कौन से काल का है? गुप्त काल का। बहुत ही अच्छा मंदिर है, पूछा जाता है कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। गुप्त काल का मंदिर है, सही है। दशावतार मंदिर कहां है? ललितपुर। दशावतार मंदिर ललितपुर, ठीक है साथियों। साथ ही बता दूं मेरठ कैंची नगरी, क्रांतिकारी नगरी मेरठ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी कहां बनना है? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ। खेल का सामान जितना मिलेगा वो कहां? मेरठ। नोएडा, नोएडा साथियों किस नदी के किनारे? नोएडा, नोएडा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो हडसन, ठीक है। न्यूयॉर्क भी किस नदी के किनारे हुआ? हडसन नदी के, लेकिन ये हडसन भारत में है, वो न्यूयॉर्क की दूसरी हडसन नदी है। नोएडा न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सही है। न्यू ओखला, न्यू नोएडा, सही है। ग्रेटर नोएडा जिसे बोलते हैं ना, नोएडा किस नदी के किनारे बसा हुआ? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ नोएडा, ठीक है। फिल्म सिटी भी कहां है तुम्हारी? नोएडा फिल्म सिटी, ठीक है। नॉलेज पार्क नोएडा, नॉलेज पार्क साथियों, नॉलेज पार्क कहां है हमारा? नोएडा में है। साथ ही लिखेंगे लायन सफारी कहां है उत्तर प्रदेश में? लायन सफारी इटावा, लायन सफारी इटावा, ठीक है। साथ ही लिखेंगे गाय सफारी उत्तर प्रदेश में कहां है? गाय सफारी, गाय सफारी कहां है साथियों उत्तर प्रदेश में? जालौन, ठीक है। गाय सफारी जालौन, लायन सफारी इटावा, नॉलेज पार्क हमारा नोएडा, ठीक है। ललितपुर यूरेनियम उत्पादक, दशावतार मंदिर ललितपुर, गुप्त काल का मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक है साथियों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादक ललितपुर। प्रयागराज संगम पर स्थित प्रयागराज, ठीक है साथियों। प्रयागराज जिसे हम जानते थे इलाहाबाद के नाम से, किसने बताया था? अकबर ने, है ना। इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से, ठीक है, ठीक है। और साथियों नोएडा किस जिले का जिला मुख्यालय? नोएडा, नोएडा किस जिले का जिला मुख्यालय है? तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय नोएडा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिक्षित या साक्षर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक साक्षर वाला महिला पुरुष में गौतम बुद्ध नगर, जिसका जिला मुख्यालय कौन सा हमारा? नोएडा, ठीक है। नोएडा से याद रखेंगे कौन सा एयरपोर्ट? जेवर, कई बार भी पूछा गया हाल की परीक्षा। जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट कहां है? नोएडा। जेवर एयरपोर्ट कहां है? नोएडा के अंदर है। नोएडा किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, एक चीज जो नोट करेंगे मेरे साथ यहीं पे, एक आता नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज, नाग वासुकी मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, नाग वासुकी मंदिर कहां साथी है? प्रयागराज, ठीक है। नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। संगम याद रखना तुम्हें, प्रयागराज के नाम से संगम, संगम गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी कहां है हमारा? प्रयागराज। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे हमारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? पहला ऑप्शन है 29 दिसंबर 1997, 29 दिसंबर 1998, 29 दिसंबर 1999, 29 दिसंबर 1990, ठीक है साथियों। 29 दिसंबर सभी में है। आंसर है इसका क्या हमारा? 29 दिसंबर 1998। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 में। और साथ ही ध्यान रखना 1998 में प्रथम संगीतकार जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। कौन? सुब्बलक्ष्मी रेड्डी, सुब्बलक्ष्मी, सुब्बलक्ष्मी जिन्हें क्या मिला था 1998 में? पहला भारत रत्न संगीतकार, भारत रत्न क्या है? संगीतकार। उसके बाद एक याद रखना 2001 लता मंगेशकर, लता मंगेशकर इन्हें भी मिला था 2001 में क्या? भारत रत्न, ठीक है साथियों। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न, जो कब से स्टार्ट हुआ था? 1954, ठीक है। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया 1978 में, और उसके बाद 2 साल बाद फिर ओपन हुआ 1980। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, एक बार बंद करने के बाद दोबारा सबसे पहले किसे भारत रत्न मिला? ठीक है, मदर टेरेसा। किसे साथी? 1980 में मिला था भारत रत्न मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं थी, दूसरे देश की रहने वाली थी। कहां की? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। ये बीएड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, मदर टेरेसा कहां की रहने वाली थी। साथी कमेंट आया अल्बानिया, बहुत अच्छे अल्बानिया। और भी साथी सब कमेंट करके बताएंगे मदर टेरेसा कहां के रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? अनुकरण मतलब जो भारत में चल रहा ना जन औषधि केंद्र, जैसा अभी योजना जन औषधि वाला चला था ना, पीएमजे वाला, दवाई बहुत सस्ती वाली है ना, उस मॉडल को कौन सा देश
उसका अनुकरण मतलब उसका पीछा मतलब अनुसरण करेगा उसी फार्मूले का। कौन सा? जन औषधि केंद्र। ठीक है, ऑप्शन पहला मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है किस देश ने? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है इंडोनेशिया। ठीक है साथियों, एशिया की देश है चारों के चारों। भारत भी कहा जाता है एशिया में। इंडोनेशिया से याद रखेंगे क्या? सिनकोना वृक्ष से किसकी दवाई बनती है? मलेरिया की। सिनकोना, तो सर्वाधिक इंडोनेशिया। सिनकोना, सिनकोना जिससे क्या? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की दवा बनती है किस पेड़ से? सिनकोना वृक्ष से। तो ये सर्वाधिक कहां होता है? इंडोनेशिया। साथ ही भारत का दूसरा दक्षिणी पड़ोसी देश, भारत का दूसरा दक्षिणी पड़ोसी देश भी कौन सा है? इंडोनेशिया। पहला कौन सा है भारत का? श्रीलंका। पहला भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका, दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है साथियों, श्रीलंका में याद रखेंगे क्या? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू कहां है? जल डमरू भारत और पाकिस्तान, वो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल डमरू। कहीं पाकिस्तान लगाकर भारत और पाकिस्तान लगा दो। पाक जल डमरू कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच में। पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा भी है ये, एलिफेंटा दर्रा ध्यान रखना। पम्बन द्वीप, पाक जल डमरू मध्य, श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी लिखेंगे। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबेली। महाबेली। ठीक है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महाबेली। श्रीलंका का याद रखेंगे एक हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहां है? श्रीलंका। ठीक है साथियों, हम्बनटोटा बंदरगाह कहां है? श्रीलंका। एक और पूछा जाता है, यहां का एक दल था एलटीटीई, एलटीटीई जिसकी प्रमुख थी नलिनी सिंह। ठीक है, किस भारतीय नेता की छाती पर आरडीएक्स फेंककर खत्म कर दिया? बताएंगे किस देश की थी? एलटीटीई संघ एक आतंकवादी संगठन था। ठीक है, इसकी जिसकी प्रमुख थी नलिनी। तो ये किस देश के थे? ये कमेंट करके सही बात सभी साथियों को बताना है। आगे थाईलैंड। एशिया में सबसे अधिक रबड़ उत्पादक देश क्या? रबड़ उत्पादक, रबड़ उत्पादक देश, रबड़ उत्पादक देश एशिया के अंदर है ना। एशिया के अंदर सबसे अधिक रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड, और भारत के अंदर सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। ठीक है, भारत की बात करें सबसे अधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादन होता है? तो केरल में। और एशिया में बात करें रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। मलेशिया, ये भी एशिया की है ना, मलेशिया। इंडोनेशिया भारत का दूसरा दक्षिणी पड़ोसी देश इंडोनेशिया। ठीक है, थाईलैंड सबसे अधिक रबड़ उत्पादक, दूसरे पर मलेशिया आया था। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली, पाक जल डमरू मध्य, एलिफेंटा दर्रा। ठीक है, और पम्बन द्वीप, ये सब कहां है? भारत और पाकिस्तान, वो भारत और श्रीलंका के सीमा के बीच में क्या? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवानी मंदिर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? भवानी मंदिर एग्जाम की नजर से बहुत ही प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भवानी मंदिर पहला 1895, 1905, 1915, 1899। पहला ऑप्शन 1895, दूसरा 1905, 1915, 1899। आंसर है साथियों 1905। और किसके द्वारा की गई थी भवानी मंदिर? अरविंद, अरविंदो के द्वारा ये भवानी मंदिर पत्रिका आई थी ना, भवानी मंदिर पुस्तक, जो क्रांतिकारी विचारधारा को एक अलग ही रूप दिया ना भवानी मंदिर ने 1905 में। और ध्यान देना हमें क्या मैंने बताया था, बंगाल विभाजन, एक बार और रिवीजन करना, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन, क्या साथियों? लॉर्ड कर्जन। और इसी के चलते एक आंदोलन ने रूप लिया था, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, कृष्ण कुमार मित्र ने चलाया था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, किसने? कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल एक है, बंगाल एक है के नारे किसमें लगे थे? स्वदेशी आंदोलन में, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा चलाया गया। ठीक है साथियों, एक 1905। भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया या भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना भी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं, एमजी रनाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, भारत सेवक समाज 1905। साथ ही ध्यान देंगे 1912 की घटना, रासबिहारी बोस
है ना, रास बिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम गिराया था, लेकिन कैनेडी की गाड़ी पर गलती से ना 1912, रास बिहारी बोस से ध्यान रखना ना, घटना 1912। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की मौत मतलब उन्हें मानना चाहते थे, और रास बिहारी बोस का 1912। और एक साथ ही ध्यान देंगे 1914, 1914 एक आया था क्या हमारा जहाज, कौन सा, कोमांगा टारू जहाज, बाबा गुरुदत्त द्वारा, है ना, जो जापान से आया था, कनाडा में स्थित बजबज नामक बंदरगाह से भारत। ठीक है साथियों, बहुत लंबी कहानी है उसकी। तो वो जहाज भारत कब आया था, कोमांगो टारू जहाज 1914। 1914 में कौन सा जहाज, कनाडा कोमांगा टारू, ये 1914 ना। एक ध्यान देंगे कौन सा, 1916 में पार्टी बनी थी, कौन सी, गदर पार्टी। 1916 में कौन सी पार्टी, गदर पार्टी, जिसका मुख्यालय कहां, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी, लाला हरदयाल वाली गदर पार्टी 1916। साथ ही इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, बिंडवेन उपकरण किसको मापता है, बिंडवेन उपकरण किसको मापता है। ऑप्शन पहला सापेक्षिक आर्द्रता, दूसरा तापमान, पवन वेग, पवन दिशा। बिंडवेन किसे नापता, पवन दिशा को। ठीक है साथियों, बिंड सबको पता है, बिंड किसे बोलते हैं, हवा को, और वेन पवन की दिशा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, बिंडवेन, जो पवन की क्या नापता, दिशा। आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, आर्द्रता किसमें, हाइग्रोमीटर। एक आता हाइड्रोमीटर में, बताएंगे कमेंट करके साथी, हाइड्रोमीटर किसके लिए आता, हाइड्रो तो आर्द्रता, और हाइड्रो द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व, और को हाइड्रो है, ये कमेंट करके बताना। हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है किसके उपकरण है ना। पवन वेग को कौन नापता है, बिंडवेन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर, क्या बच्चों, बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है साथियों, देखो आरबीआई चाहे तो देश में महंगाई और सस्ताई दोनों किसके हाथ में, आरबीआई। जो बैंकों को लोन दिया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अगर वो बैंक दर रेट बढ़ा दे, ठीक है, अगर वो रेट बढ़ा दे तो जो बैंकों को लोन मिलेगा बढ़ा हुआ, तो वही लोन फिर बैंक जो है किसे, अपने कस्टमरों को जो बैंक देंगे, तो वो हाई किस पे देंगे, हाई रेट पे। तो आदमी लोन क्या लेगा, कम। जब लोन कम लेगा, पैसा जेब में कम होगा, तो क्या बढ़ेगी, महंगाई कम होगी। ठीक है, साथ ही आरबीआई उस दर को कम कर दे तो आदमी किस पे ज्यादा टूटेगा, लोन पे। ठीक है, जब लोन ज्यादा लेगा, आदमी के जेब में पैसा होगा, गर्मी होगी, तब महंगाई बढ़ेगी। ठीक है साथियों, तो महंगाई और सस्ताई किसके हाथ में होती है, आरबीआई। इसे बोलते हैं क्या, इसकी स्थापना लिखेंगे 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग के द्वारा, इसकी स्थापना की जाती है, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। ठीक है साथियों, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी, और पहले इसके लिखेंगे गवर्नर, पहले गवर्नर इसके हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है साथियों, इसके पहले गवर्नर कौन है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और साथ ही कमेंट बताएंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, पूछूंगा अगर आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कौन थे आरबीआई के पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर। कौन था साथियों, सीडी देशमुख। बहुत अच्छे, सीडी देशमुख ये पहले भारतीय थे, है ना। भारत के पूछा भारतीय गवर्नर, तो ये थे सीडी देशमुख। ठीक है, सभी बैंकों को कौन लोन देती है, आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो हमारे आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, यंग हिल्टन आयोग, गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख। और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई। 7 टापुओं की नगर मुंबई, है ना। और मुंबई के वास्तुकार की पूछूं, मुंबई शहर के वास्तुकार, बंबई शहर किसने बसाया था, ग्रेनाल्ड लॉन्गियर। ठीक है, बंबई हमारी, दहेज में कौन देगा, पुर्तगाली किसे, अंग्रेजों को। कब, 1661, कैथरीन बिगलिया की शादी और चार्ल्स द्वितीय की शादी में। भारत की मुंबई और दहेज में कौन देगा, पुर्तगाली। ठीक है, बंबई को बोलते हैं, पहला नाम था इसका बंबई। ग्रेनाल्ड लॉन्गियर ने इसकी क्या करा था, वास्तुकार, डिजाइन तय करा था बंबई शहर का। ठीक है,
गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जो किसने बनवाया था? जॉर्ज बिटेट, जो उसके कौन थे वास्तुकार? जॉर्ज बिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट की बात करें साथियों तो वो नई दिल्ली, ठीक है। साथ ही ध्यान देंगे भारतीय स्टेट बैंक, क्या? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को, ठीक है साथियों। बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई। अगला क्वेश्चन हमारा, लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द, लेटेराइट का अर्थ क्या है? जो लेटेराइट मिट्टी है, इसका जो शब्द है लेटेराइट किस भाषा का है? तो इसका लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ बताना क्या अर्थ है? चट्टान, ईंट, कैल्शियम, सिलिका। चट्टान, ईंट, कैल्शियम, सिलिका। तो क्या है साथियों? ईंट। साथ ही लेटेराइट मिट्टी का जो लेटेराइट शब्द है लैटिन भाषा का, ये किस, इसका अर्थ क्या है? ईंट। और साथ ही ध्यान देंगे लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। देखो मट्टी कितने प्रकार की हो में? 8, ठीक है। मट्टी के जनक जेडब्ल्यू लेदर, मट्टी के जनक जेडब्ल्यू लेदर मट्टी के जनक है, ठीक है साथियों। और मट्टी में जो मतलब जो भूमि की सिंचाई की जाती है तो वो किसका उदाहरण है? केसी कातव, है ना, केसी कातव का उदाहरण है। जुताई करने के बाद जो उसकी नली टूट जाए, पानी आराम से नीचे तक पहुंच जाना। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। जनक जेडब्ल्यू लेदर। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो काजू और इलायची। किसके लिए? काजू और इलायची। काजू और इलायची की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है साथियों? लेटेराइट मिट्टी। साथ ही पूछू, काजू कौन लाया था? काजू, काजू शब्द किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। काजू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, ठीक है साथियों। आप सभी के बीच में ये थे हमारे क्वेश्चन 10, और कमेंट करके बताना सभी साथियों को कैसे क्वेश्चन लगे आप सभी को, ठीक है साथियों। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। कल और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्लस हमारा एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आप सभी के बीच में आएगा कल से, ठीक है। हिंदी और जीएस अच्छे तरीके से, मैथ की क्लास प्रॉपर चली रही है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।